नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री हितेश शंकर जी, जिन्हें पत्रकारिता में वर्षों का अनुभव रहा है और इस समय वे पांचजन्य जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन से जुड़े हुए हैं। हितेश जी, वेब दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हितेश जी, मेरा पहला सवाल ये है कि इन दिनों भारत में पहनावे को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह जानबूझकर पैदा किया गया है? ये हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अचानक मजहबी लाइंस पर शिक्षा को खींचकर ले जाने की जो जिद है, पहनना लोगों की रुचि का विषय हो सकता है, परंतु विश्वविद्यालय लोगों की निजी रुचियों की अभिव्यक्ति नहीं है। सबके बीच में समानता के साथ ही शिक्षा शुरू होती है। ये भी एक स्थापित सी बात है। यूनिफॉर्म का अर्थ क्या है? अगर वो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, तो फिर एक रूपता का दम भरने का क्या मतलब है? और दूसरी बात कि एकाएक क्यों कुछ लोगों को ये दिक्कत होने लगी? अगर ये विषय था तो ये यहाँ नहीं, ये तो स्वतंत्रता के समय से ही बड़ा विषय होना चाहिए था, क्योंकि पूरे देश में स्कूलों की जो वेशभूषा है वो तय है। उसको लेकर हल्ला मचाना, और मुझे लगता है बच्चों का ध्यान शिक्षा से हटाकर मजहब की ओर खींचना, ये कुछ लोग चाहते हैं। भारत में मीडिया इन दिनों दो धड़ों में बटा हुआ है। एक को कहा जाता है गोदी मीडिया और दूसरे को सरकार विरोधी। क्या आपको लगता है कि भारतीय मीडिया सही तरीके से काम कर रहा है? देखिए, ये जो कॉइन किए हुए शब्द हैं, इसकी तह में जाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया में उस पत्रकारिता को भी मैं देखता हूँ जो सरकार की गोद में चढ़ के पद्म पुरस्कार भी लेती थी, और राडिया टेप में पकड़े जाने पर पता चलता था कि मंत्रियों की कैबिनेट पोस्ट को तय करने का काम भी वो लोग कर रहे हैं। मतलब आप एक बर्थ कंफर्म करने का के एवज में मध्यस्थता कर रहे हैं, तो एक टिकट दलाल और पत्रकार के बीच में क्या अंतर है? फिर इस तरीके के शब्द कॉइन करना। मेरा ये मानना है कि सरकार का विरोध ये मीडिया का अधिकार है, और सरकारें तो आती जाती हैं। जो सरोकार हैं, सरकारें बदलती हैं, सरोकार नहीं बदलने चाहिए। और देश में सरोकार ज़्यादा बड़ी बात है। आपके अगर सरोकार ठीक रहते हैं तो पत्रकारिता ठीक रहती है। समान नागरिक संहिता को लेकर आप क्या सोचते हैं? यदि यह लागू होती है तो देश को क्या लाभ होगा? देखिए, ये भारत में ये जो प्रश्न है बहुत बड़े विमर्श की मांग करता है जी। और जो कुछ लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं इतना इसे नहीं देखता हूँ, मगर जहाँ जहाँ विसंगतियाँ उनको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो बहुत सारे कस्टमरी लॉ हैं, उनके रीति रिवाज हैं, परंपरा है, मगर हमारा तो ये कानून है, ये कानून बताकर बाकियों के मुकाबले आप कुछ एज लेने की, बढ़त लेने की अगर कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ बाकी लोगों के मन में आपके प्रति कटुता पैदा कर सकती है। ये बात सभी वर्गों को समझनी पड़ेगी, और ऐसे लोगों को भी खास तौर से समझनी पड़ेगी कि एक चीज़ में, मतलब सिविल कानूनों में आपको संवैधानिक कानून चाहिए, और आपराधिक कानूनों में आपको जो है संवैधानिक कानून चाहिए, और सिविल कानूनों में आप शरिया की मांग करते हैं। तो आप खुद ही दो तरह की मांग कर रहे हैं। आपकी मांग में एक रूपता नहीं है। अगर आपके लिए शरिया इतना ही प्रिय है तो वो आपराधिक कानूनों के लिए भी उसमें मांग करनी चाहिए। उसके बाद देश में बहस चलने देनी चाहिए। आपकी मांग मानी जाएगी ऐसा नहीं। मगर आप सोचिए कि कितनी बड़ी विसंगति की बात है कि अगर ऐसा होता है तो कितना उपद्रव खड़ा हो जाएगा। एक छोटी सी चोरी के लिए एक व्यक्ति को 6 महीने की कैद हो और दूसरे के हाथ काटे जाए, क्या ये इस देश में स्वीकार किया जाएगा? तो जब ये स्वीकार नहीं किया जाएगा तो तय चीज़ें वहीं पे होंगी जो इस देश में स्वीकार किया जाएगा। ये मध्ययुगीन सोच से देश नहीं चल सकता। विविधता का पालना है, मगर वो विविधता इस विविधता को खतरे में डालने वाली नहीं हो सकती जी। ये मानते हुए अपने संविधान का सम्मान भी करना पड़ेगा।
क्या स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास फिर से लिखने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि अलग अलग तरीके से लिखा गया, किसी एक पुस्तक में तो ऐसा है नहीं कि ये ठीक है और ये गलत है, परंतु पाठ्य पुस्तकों में एक समग्र दृष्टि हमें अपने छात्रों को देनी पड़ेगी। जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, जब वो इस आज़ादी की लड़ाई को देखेंगी तो उनको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई कब शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, किन के विरोध में थी। जिन लोगों को लगता है कि भारत 1947 से ये इंडिया बना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1947 में हुई, उनसे ये देश बार बार प्रश्न पूछेगा कि अगर 1947 में इंडिया आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडिया था वो क्या था। और अगर वास्को डी गामा को बताते हैं कि उसने भारत में आया, उसने भारत की खोज की, तो खुद वास्को डी गामा ने अपनी डायरी में जो लिखा है कि वो कैसे एक गुजराती नाविक के पीछे पीछे चल के आया, तो खुद वो अपनी डायरी में क्या लिख रहा है वो माना जाए, या कुछ वामपंथी इतिहासकार जो इतिहासकार से पहले अपने ऊपर वामपंथी कहलाना गर्व की बात समझते हैं। यानी आप इतिहास को निर्देशित करने वाले कुछ लोगों के लिए जो विचारधारा के आधार पर इतिहास को निर्देशित करने की कोशिश कर रहे थे बैकडेट में जाकर, उनके भरोसे तो इतिहास लेखन नहीं हो सकता। वो तथ्य समझने की जो बात है, इस नई पीढ़ी जो है, जो हम कहें कि मिलेनियल जनरेशन जो है, वो आपकी किसी भी चीज़ को छान फटक के कसौटी पर कस के देखती है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता चलता कि आप दामपंथी हैं कि आप वामपंथी हैं, आप क्या हैं, आपके फैक्ट क्या हैं, वो ये जांचेंगे। तो जब ये पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले इंडिया था, तो और फिर जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ लगातार पढ़ाया गया कि आर्य बाहर से आए। दुनिया में कोई एक देश तो ऐसा हो जो पढ़ाए कि आर्य हमारे यहाँ से गए थे। अगर कहीं से दुनिया में गए नहीं थे तो भारत में आए कहाँ से, ये पढ़ाने वाले लोग कौन हैं? अगर ये इतिहास है तो इसके आधार पर पूरा इतिहास लेखन, जिसमें स्वतंत्रता का इतिहास भी है, वो उसका एक समग्रता से देखना, तथ्यात्मक तरीके से देखना, वो मुझे लगता है वो एक आवश्यकता है। अच्छा, आपने अभी नई पीढ़ी की बात की। अब ये माना जा रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो प्रिंट मीडिया से दूर होती जा रही है। उन्हें वेबसाइट पर या ऑडियो वीडियो फॉर्मेट पर कोई भी जानकारी या आर्टिकल पढ़ना पसंद है। एक पत्रकार होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो प्रिंट मीडिया से दूर होती जा रही है, उन्हें वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट या वेबसाइट्स का फॉर्मेट ज़्यादा पसंद आता है, जिसे हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, तो उस युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ना चाहेंगे आप? समय जी, मुझे लगता है कि ये मीडिया में हम सभी के लिए चुनौती है, मगर चुनौती को खतरे की तरह से नहीं देखता मैं, क्योंकि तरह तरह के मीडिया यानी माध्यम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और लोगों में जब तक जिज्ञासा, जानने की भूख बनी रहेगी, तब तक ये आपका जो मीडिया है उसका अस्तित्व बना रहेगा। वो अलग अलग तरीके से ढलेगा। पहले आदमी के पास भाषा नहीं थी तो वो चित्र बनाता था, कागज नहीं था वो पत्थर पर बनाता था, वो कपड़े पर बनाता था, फिर वो चमड़े पर बनाने लगा, फिर कागज आया, मशीनें आई। तो ये मुझे लगता है कि आज अगर डिजिटल स्क्रीन आ गई है पेपर की जगह, तो पेपरलेस भले हो गया हो, मगर आपके फॉन्ट्स हैं, आपके कलर्स हैं, और आप टेक्स्ट के साथ इमेज भी प्ले करते हैं, साउंड भी प्ले करते हैं, नए नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो ये एक नई तरह का नई पीढ़ी के लिए प्रोडक्ट मिक्स है। बाकी मीडिया का काम इसी तरह से चलने वाला है। तो आप पांचजन्य का भी डिजिटल मीडिया का प्रेजेंस तो है ही, बिल्कुल, लेकिन उसको कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ, पांचजन्य में उन लाइन्स पर काम हो रहा है जी, और अभी हमारी वेबसाइट्स जो हैं 2 या 3 बार हमने उस पर बड़ा काम किया है, और बहुत जल्दी आपको वो एक नए तेवर में, कलेवर में मिलने वाली है। ऑडियो विजुअल भी होगा उसमें, और बाकी स्पॉट से जो फीड्स आएंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ये दौर वेब पोर्टल्स के अलावा सोशल मीडिया का भी है, जो हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं। अगर हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो उसमें सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनके अलग अलग
गुण रूप ग्राह्यता उनकी अलग अलग अपील भी है। तो कहीं ट्विटर पर 144 शब्द की सीमा है, गति है, ट्विटर की तरह से एक कू है, फिर एक फेसबुक है, यूट्यूब है, सबके अलग अलग एल्गोरिदम है कि उसमें आप कैसे अपने आप को प्रासंगिक रख पाएंगे। तो पांचजन्य इन सभी मंचों पर है। डिजिटल कंटेंट का भी हम निर्माण कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अभी कल ही मैं अपना एक वीडियो देख रहा था, लोगों को ये लगता है कि ये 70 साल पुरानी मैगजीन है तो क्या नया कर रही होगी। एक हमारा वीडियो था, शायद 22 मिलियन वो एक वीडियो हमारा चला है। तो ये हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा करेंगे हम, और ऐसे एक नहीं, ऐसे हज़ारों वीडियो आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे। अब मेरा अंतिम सवाल है कि इन दिनों शहरों के नाम बदलने की मुहिम चल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का जो जन का मन है वही जनमत है। और आपने इतिहास के करेक्शन की बात कही, तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो जनता का मन करता है उस तरीके उस विमर्श को समाज में तेज करना, क्योंकि ये भारत की संस्कृति जो विमर्श की संस्कृति है, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसमें से सही बात जो है उस पर समाज मोहर लगा रहा है। ये कोई जो किसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारा ये लोकतंत्र का स्वरूप निर्धारित नहीं हुआ, ये हमारी परंपरा है, समाज की बात को सिर माथे रखना। और मुझे लगता है अगर संस्कृति से कदम ताल करना ये समाज का स्वभाव है तो संस्कृति रहेगी उसके साथ। आप एक नालंदा की ज्ञान परंपरा पर गर्व कर सकते हैं, वहाँ देश दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, मगर उस नालंदा के उस पुस्तक गौरव को, उस अध्ययन केंद्र को, उस भारत के मैं कहूँगा कि गर्व बिंदु को, उसको ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर अगर एक जगह का नाम है और लोगों को वो बात टीस रही है, तो वो नाम कब तक चलेगा? ये राजनीतिक दल तय नहीं करेंगे, ये समाज की खदबदाहट है। हितेश जी, आपका वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी जी। थैंक यू।